लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है जनाब आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और भरपूर जिंदगी भी जी रहे होंगे। जिंदगी आपको पता है बहुत से लोग हैं जो गुजारते हैं, लेकिन गुजारनी नहीं चाहिए बल्कि जिंदगी को जीना चाहिए। आपको पता है इंसानी जिंदगी वैसे ही बहुत सी मुख्तसर है, लिहाजा इसका एक एक पल आप लोगों को जीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं जी अच्छा पूरा दिन गुजर गया है तो अगले 24 घंटे भी गुजार दें, थोड़े घंटे रह गए वो भी गुजार दें, लेकिन गुजारने नहीं, आपने जिंदगी को जीना है। जहां से भी जिंदगी मिल रही है वहां से जीना शुरू कर दीजिए जनाब। बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नजर 14 अगस्त 2019 को मुल्क में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का 128वां ऐसा मुल्क बन गया था जहां प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद है। लेकिन पाबंदी के बावजूद मुल्क भर में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। खास तौर पर खुले दूध और दूध से बनी दीगर मसनूआत की फरोख्त प्लास्टिक बैग्स में की जा रही है। खुला दूध मुज़र सेहत समझा जाता है। खुले दूध में आलूदा पानी की मिलावट की जाती है, जिसको गाढ़ा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की मिक्स की जाती है, उनमें उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा इस दूध की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। पाकिस्तान में 90% लोग खुला दूध इस्तेमाल करते हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। प्लास्टिक बैग्स और खुले दूध का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए किस कदर खतरनाक होता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मलिक हैं, हेल्थ पब्लिक एक्सपर्ट हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। सर हम देख रहे हैं खुला दूध, मुझे तो सबसे पहले बताइएगा किन वजूहात की बिना पर महफूज नहीं समझा जाता, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इसको तर्क कर दिया गया है, क्यों तर्क किया गया है? देखिए जो दूध है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर इसको कहते हैं ग्लोबल सुपर फूड, और ये अगर सुपर फूड है और ग्लोबल फूड है तो इसके लिए इसे क्या तर्क किस लिए किया गया, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया आप। 1/3 जो दूध है वो तो यूज से पहले स्पॉइल कर दिया जाता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, उसको लेकर नहीं जाते आप। हाँ जी। जो दूसरा जो कहते हैं ना खुला दूध, उसको आप खुले दूध के बजाय लफ्ज इस्तेमाल कर ले अनसेफ मिल्क। ठीक है। अनसेफ मिल्क वो इसलिए है कि वो ओपन है एडल्ट्रेशन के लिए, किसी फोर्टिफिकेशन के लिए। देखे ना उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। ये तो जब आपने उसकी मिल्किंग की तो वो दूध के अंदर तमाम चीजें हैं। मगर दूध सेफ इसलिए बनता है कि उसकी पास्चुराइजेशन कर ले आप। आपने पुराने हमने देखे हुए घरों के अंदर दूध को काटते थे जी, वो यही था पास्चुराइजेशन थी। अब उसके अंदर फैट्स भी थी। अब यहाँ पर जो दूध हमें मिल रहा है खुला दूध की सूरत में, उसके अंदर 2-3-4 सूरतें हैं। ठीक है। उसके अंदर फैट की जगह के ऊपर SNFA के ऊपर लिखा हुआ भी देखते हैं आप। ठीक है। सॉलिड्स बट नॉट फैट्स। अगर ये चीजें हैं तो ये एडल्ट्रेशन में भी चली जाती है। अब आप अगली बात में करता हूँ कि ये खतरनाक किस लिए। जब अनसेफ मिल्क आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ये वल्नरेबल टू डिजीजेस। अब टेक्निकली मैं ये बता सकता हूँ गैस्ट्रोएंटाइटिस, ब्रुसिलोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस की का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और देखिए खुले दूध की वजह से, दूध के साथ गंदा पानी भी जो उसमें डाला जाता है, वो उसमें भी डाल लीजिए। हाँ। वैसे भी गंदा पानी, हमारी 80% पॉपुलेशन को तो साफ पानी अवेलेबल नहीं है, मैसर ही नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि मैं आपको एक अनसेफ फिगर बताऊं। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी के मरीजों से अगले 10 साल में चौक हो जाएगा अस्पताल हमारे। हेपेटाइटिस सी के एवरी 10th पर्सन इज हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, या वो इंडिकेटेड है या वो सब क्लिनिकल फेज पे चल रहा है। तो ये सिचुएशन हमारा 80% पॉपुलेशन को ना सेफ मिल्क अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसा ही है, पानी भी नहीं है, ना साफ पानी अवेलेबल है, सफाई की सूरत हाल बिल्कुल पोल्यूशन के लेवल इतने खतरनाक हो गए हैं। अब ये जो दूध है इस किस्म का सप्लाई होना, ये पोल्यूशन भी है, ये हेल्थ हैजर्ड भी है। और अब देखिए आप सूरत हाल में एक जो भी आपने इंट्रो में शुरू किया था कि ये आई थिंक अक्टूबर 2019 था जी, पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक एफिडेविट देके गए। ठीक है। अंडरटेकिंग कि जी हम इसको प्लास्टिक बैग को रोकेंगे जी, वो हमें अभी भी नजर आ रहे हैं। और उसके बाद एक हाई कोर्ट का डिसीजन है जस्टिस शाहिद करीम, दैट इज ऑन ग्राउंड। बिल्कुल ऐसा ही है। उनका हुक्म है कि इट्स अ डिक्री, 75 डेज के अंदर हमने पाबंदी लगा दी। और शॉपर बैग
और ये खुला दूध, अभी तो खुले दूध की बात कर रहे हैं हम। जी। अभी आप शॉपर बैग की आपको बात बताऊं, उसके अंदर एक केमिकल है जो पॉलीविनाइल। खुला दूध मिलता ही शॉपर में है, देखिए ना, शॉपिंग बैग में मिल रहा है। हाँ जी, कहीं भी आप छोटे इलाके में चले ये जाए। आपने दोनों इशू जो बताया ना, ये दोनों इंटेग्रेटेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिंदगी जो है, जो माशरे के अंदर, मैं इसको कहता हूं कि जो बायोलॉजिकल लाइफ है और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने नेचर के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है, हमने इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही है। जो बायोलॉजी की डिफरेंट किस्में है, अब देखें शॉपर बैग, आपने दूध लिया, आपने दही ली, बिल्कुल घर चले गए, दही ली, दूध डाला बर्तन के अंदर, शॉपर बैग सड़क के ऊपर, क्योंकि हमारे रवैये अनहेल्दी इस तरह के हो जब वो चुके हैं, सड़क के ऊपर ऐसे ही गया है। है तो सड़क के ऊपर लाओ, अब वो टॉक्सिक है 4 लेवल के ऊपर। एक है आपकी बर्ड लाइफ, ठीक है, जो बर्ड्स है आपके हवा में फिर रहे हैं। एक है मेराइन लाइफ, जो समंदर के अंदर। एक है टेरिटोरियल लाइफ, जो जमीन के ऊपर फिर रही है। अब देखिए, आप सड़क पे अभी चले जाए, प्लास्टिक बैग के पहाड़ लगे हुए हैं, वही जो इस्तेमाल करके फेंके हुए हमने। ऐसे ही है। और मैं आपको एक अलार्मिंग फैक्ट बताऊं, हर चीज की एक डिग्रेडेशन वैल्यू है, उसको खत्म होना है, हमने भी खत्म हो जाना है। एवरीवन हैज टू डिपार्ट, हमने यहां से गुजर जाना है। तो डिग्रेडेशन, खत्म हो जाना, ये कुदरत का कानून है। ये एक प्लास्टिक बैग की जिंदगी 300 साल है। ये 303 सदियां खत्म नहीं होता ये। और जब इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो आपकी जाके ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रेज आएगी, स्किन कैंसर बढ़ेगा, बीमारी सांस की बढ़ेगी, ये बीमारियां उतर रही है। मतलब अब दूध भी एक मुजरे सेहत हो चुका है, खुला दूध, देन हम लोग प्लास्टिक बैग्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो दोनों मिलके आपकी सेहत को और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। सारे एक इंटेग्रेटेड एक पूरा स्पेक्ट्रम है। और हमने ये, मेरा ख्याल है कि वी आर ऑल मर्डरर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह ही है, यही देख रहे हैं कि हम कोर्ट की जानिब से पाबंदी आयद की गई, लेकिन उस पे हम लोगों को अमल दरामद नजर ही नहीं आ रहा। प्लास्टिक बैग्स वैसे के वैसे ही हमें मिल रहे हैं, मुजरे सेहत दूध जो है वैसे के वैसे ही हमें मिल रहा है, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें आलूदा पानी उसमें डाला जाता है, हम ही डाल रहे हैं ना जी। एक दूसरे का ख्याल हम नहीं रखना है। बुरी बात देखें, यहाँ पर जो हेल्थ है ना, हेल्थ है तलकीन का नाम, हेल्थ है ताकीद का नाम, और हेल्थ है अगले को एजुकेट करने का। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर अब पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि कोरोना नाम तो ड्रामा है, और एक डेथ इंडिकेटर सर चढ़ के बोल रहा है। ऐसा ही है। और अभी सड़क पे चले जाए आप, इतना अनड्यू रश है, इतना अनड्यू रश है। बेसिकली हमारी कौम को हेल्थ से ज्यादा तालीम की जरूरत है। तालीम भी क्या तालीम दे रहे हैं आप? जिस तालीम के अंदर हम SOPs नहीं समझा रहे लोगों को समझ नहीं आ रही, इसके अंदर कोई डिफेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ रवैयों के अंदर गलती है, रवैयों में तब्दीली आना बहुत जरूरी है। ये इसी तरह ही है। तो मुझे बताइए सर, जिस तरह लाहौर की 1.5 अरब करोड़ की आबादी लगभग हो चुकी है, तो क्या हमारे कर्बो जवार में इतनी भैंसें मौजूद हैं कि जो इतना दूध दे सकें, जो हमारी ये दूध बरदार शॉप्स हैं ये भरी हुई हैं? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपकी फाइंडिंग को एंडोर्स करता हूँ। आप पूरे लाहौर की सबर्ब के अंदर कैटल काउंटिंग कर लीजिए, दैट कैटल काउंटिंग आपको कैटर नहीं करती इतनी पॉपुलेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब फिर दूध को ज्यादा करने के लिए उसमें गंदा पानी मिलाया जाता है, उसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। पानी के अलावा अडल्ट्रेशन, मिलावट, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था SNF जी, सॉलिड्स नॉट फैट्स। ठीक है, फैट भी एक सॉलिड है दूध के अंदर, वो हमारे लिए हेल्दी है, वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। जो दूध आपने मिल्किंग की, उसको आपने हीट अप कर लिया, उसके ऊपर एक लहर आ गई, एक तय आ गई, वो फैट है, बिल्कुल वो ऐसे घी है, और वो मेरे लिए बेस्ट है। यहाँ पर ये है कि उसके अंदर तो है ही नहीं, उसके अंदर तो कुछ ऐसी चीज डाली हुई है जो मेरे लिए टॉक्सिक है और मुझे पता भी नहीं। सो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो खुला दूध जिस तरीके से ये बन रहा है, इसके अंदर डेफिनेटली, अब वो तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, कोई अरारोट डाल रहा है, कोई क्या डाल रहा है, मुझे क्या पता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे सर बताइए, जो केमिकल भरा दूध जिसके बारे में हम बात करें, हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए किस तरह मुतासिर है, कितना मुतासिर है ये? देखिए मैं आपको बताऊं कि जब इंसान का जिस्म इस किस्म का है,
कि ये 3-4 चीजों पे चल रहा है, ठीक है। या एंजाइम्स है, या हार्मोन्स है, या न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो मुझे रिएक्ट करते हैं, बॉडी को मुझे एडजस्ट करते हैं। आप एक यू आर अ गर्ल ड्यू टू हार्मोन्स, आपके अंदर एक केमिस्ट्री है, मेरा एक केमिस्ट्री, वैसे मैं ह्यूमन हूं, ये अंदर जाके एक टॉक्सिक मटेरियल जो है अंदर जो भी आप खाते हैं ना, वो अंदर जाके या आपको सेहत देगा या बीमारी देगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप टॉक्सिक मटेरियल आप अंदर ले गया तो वो जाके आपका एक प्रोसेसेस को डिग्रेड करेगा, खत्म करेगा। मैंने जिस तरह भी बताया कि आपका लिवर एक फैक्ट्री है जिसका रहना जरूरी है। आपका ये जो दूध अगर आपने गलत पी लिया कोई चीज ऐसी, अंदर जाके लिवर के अंदर, इसके अंदर एक केमिकल का नाम बताता हूं आपको, जो ये एस्टेब्लिश हो चुका है, एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है, और ये खतरनाक है हमारे जिस्म के लिए। ये लिवर कैंसर करती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और ये डाला जाता है दूध में, ये इनडायरेक्टली बन जाता है। अच्छा, वो कैसे बनता है? जब देखे ना जी, आप जब अडल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, यू जनरेट ए प्रोसेस। वो प्रोसेस एक तो बॉडी से बाहर है, ठीक है, एक बॉडी के अंदर जाके शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखे ना, इस वक्त हमारी मेरी जो पॉपुलेशन है, अब पाकिस्तान का जुल्म देखे है क्या कि हम 5वां मुल्क है दुनिया के अंदर आबादी के लिहाज से, 5वां 6ठा। वी आर सेकंड मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड वी आर थर्ड माल न्यूट्रिशन कंट्री इन एशिया। एशिया के अंदर तीसरा माल न्यूट्रिशन। मेरा बच्चा स्टंटेड है, ग्रोथ के प्रॉब्लम्स है उसके, उसे डाइट ही ठीक नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही है। 80% पॉपुलेशन के प्रॉब्लम है कि उसे पूरी कैलोरिक फूड नहीं मिल रहा। ऐसे ही है। और अगर जो फूड मिल भी रहा है वो अनहेल्दी, वो भी अनहेल्दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आजकल बच्चे पी ही रहे दूध है। हर घर में एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं जिन्होंने पीना दूध है, खुला दूध पीना है, और वही उनको सही नहीं मिलेगा तो बेचारों की ग्रोथ क्या होगी? मैं एक सीनियर सिटीजन इस वक्त, मैं भी स्कूल में कभी पढ़ता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आज भी प्रोफेसर हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मेरे दौर के अंदर स्कूल के अंदर हमें ये तसव्वुर नहीं था कि दूध वाला ये इस किस्म का है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। आई वॉज सिटिंग विद अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। कहता हम ट्रेनिंग के लिए गए बरतानिया, तो सारी वो हमने कुछ लोकल लोगों ने लेक्चर दिया, कुछ फॉरेनर्स थे, उन्होंने एजुकेट किया क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, लॉ के ऊपर। तो लास्ट के ऊपर वो देवर इन अ सेमिनार, तो उनमें एक बंदे ने कह दिया उसमें उठ के कि आप बताएं, आप जब पाकिस्तान में वापस जाएंगे तो अगर वहां पर ये आपके ज़हन में क्या है कि मिल्क एडल्ट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है। कहता वो साथ जो गोरा बैठा था ना, कहता ओ स्टॉप इट, कैन मिल्क बी एडल्ट्रेटेड? दूध के अंदर मिलावट। ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये कोई कौम दूध के अंदर मिलावट भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा तो, लेकिन यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो कहा जाता है, गवालों की तरफ से कहा जाता है कि जो प्योर मिल्क है वो हजम नहीं होता लोगों को, इसलिए हम उसके अंदर पानी की मिलावट करते हैं, पानी डालते हैं। ऐसा है? टोटल मिथ है, टोटल फ्रॉड, झूठ है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जाता है। झूठ है। बात देख उसके मैं अगर आपसे आपको बात कर रहा तो मैं साइंटिफिक एज ए साइंटिस्ट मैंने उसको सपोर्ट करना है किसी बात के साथ। अगर मैं सपोर्ट नहीं दे सकता तो मैं जैसे जो मर्जी कह दूं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मर्जी कह दूं। तो मेरा उनका ये आइडिया परचेजेबल नहीं है, उसको परचेज नहीं किया जा सकता। बात यह इशू तो सिर्फ ये है कि हमने पॉपुलेशन को सेफ फूड देना है, सेफ मिल्क देना है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है सर? ये सबसे पहले 80, अगर मैं स्केल बनाऊं जी, 80% मेरी स्टेट इनडिफरेंट है अवाम से। ठीक है। स्टेट का फेल्यूर है, इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर है, क्योंकि लॉस तो हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं हमें नजर नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर 7,500 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टैट्यूट्स हैं। ठीक है। फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। मसला कानून बनाने का नहीं है, मसला कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। और वो रोमन ग्रीक विजडम में मैं प्रोवर्ब पढ़ रहा था कि जितने कानून आप ज्यादा बनाते जाएंगे उतनी करप्शन बढ़ती जाएगी।
करप्शन भी बढ़ती जाएगी, लेकिन सर जो लोग खुद भी ये इस चीज में मुलव्वस होते हैं उनका भी तो ज़मीर सोया हुआ है। हम लोगों का अपना ज़मीर सोया हुआ है कि हम लोग इस तरह की लोगों की जानों से खेल रहे हैं। हम भी तो अपना वो इनपुट डाल ही रहे हैं ना उसमें। मुझे बात दो चीज होती है, सोशियोलॉजी के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन प्रैक्टिसेस, उसको चेक करने के 3 तरीके। ठीक है। एक तो है मोरालिटी, कि मैं मोरल हूं, मैं इमोरल हूं तो आप प्रोफेशनल को पकड़ नहीं सकते, आपके लिए मुश्किल है। दूसरा तरीका है लेजिस्लेशन, तीसरा तरीका है पेनल्टी। तो ये लेजिस्लेशन और पेनल्टी, प्रूडेंट लेजिस्लेशन, अक्लमंदाना कानून साजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये किसने करनी है? ये स्टेट ने करनी है। और स्टेट के अंदर कन्फ्लिक्टिंग कानून है। जो फेडरल वाला कानून है वो इधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, प्रोविंशियल साउथ की तरफ जा रहा है। जब वो कन्फ्लिक्ट करेगा तो कौम आगे डिजीज बिहेवियर का शिकार है, वो उनके रवैये ठीक नहीं है। और स्टेट ने हेल्थ और एजुकेशन वहां से फैसला कर लिया कि उन्होंने अपना हाथ उठा लिया। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि इसको इस तरह चलने। ठीक है। ये मेरा ख्याल है इट्स अ क्रूअल बिहेवियर। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही 2 चीजें हैं, ये 2 फील्ड हैं जिस पे खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है हमें। डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ पर जनाब हमारी भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुआशरे को किस तरह संवार सकते हैं और दूसरों की जानें किस तरह बचा सकते हैं। तो ये हम पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकते जब तक हम खुद ठीक काम नहीं कर रहे होंगे। तो जनाब और भी बातें करनी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाजरीन, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया जहां हमें हालात हाजरा से बाखबर रखता है, वहीं हमें अपने पसंदीदा लोगों की एक्टिविटीज से मुताल्लिक भी आगाह करता रहता है। और सोशल मीडिया लाइव सेशंस के जरिए हम अहम शख्सियात अपने मद्दाहों से डायरेक्ट बातचीत भी करते हैं। लेकिन कुछ मनफी सोच के हामिल अनासर की जानिब से की जाने वाली ट्रोलिंग एक अहम मसला बनता जा रहा है। और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग के बाइस कई अहम शख्सियात सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी तर्क कर चुकी हैं। अदाकारा सना फखर का शुमार पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक उन शख्सियात में किया जाता है जिन्हें मद्दाहों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और अब इसी वजह से अदाकारा ने अपनी नाकदीन के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला कर लिया है। इसी हवाले से उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मुख्तसर सी वीडियो भी शेयर की थी। और ट्रोलिंग करने वाले ये अनासर एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते जनाब कि उनकी ये तनकीद किसी पर क्या असरात मुरतब कर सकती है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कितना बड़ा जुर्म है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं एंड एक्टिविस्ट हैं। उसामा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। उसामा, सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये जो पूरा सोशल मीडिया पर एक चल रहा था कि अदाकारा सना के वीडियो पर कुछ मनफी कमेंट्स किए गए, अब उन्होंने उनके खिलाफ FIA में जाने का ऐलान कर दिया है, तो क्या इस हवाले से कानूनी तौर पर उन्हें मदद मिल सकेगी? बिल्कुल जी। इसमें आप अगर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है, जो साइबर क्राइम कानून कहलाता है, उसमें अगर देखें तो सेक्शन 24 जो है साइबर स्टॉकिंग का सेक्शन है, जिसके तहत अगर आप किसी को बार बार तंग करते हैं ऑनलाइन और वो कहते हैं आपको कि आप ना तंग करें, दोबारा आप करना शुरू कर देते हैं, या किसी को मैसेजेस भेजते हैं या किसी की तस्वीर उनकी इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पे शाया करते हैं, तो ये सारे जराइम है। और इसके खिलाफ आपको मेरे ख्याल से 3 साल की जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, अगर जो है FIA और कोर्ट आपको गिल्टी करार देता है। अच्छा, और इस बारे में लोगों को कितनी अवेयरनेस है उसामा, इस हवाले से हमें बताइएगा। मेरे ख्याल से नाकाफी अवेयरनेस है इसके बारे में, आगाही करने की ज्यादा जरूरत है हुकूमत की तरफ से भी, FIA जैसे इदारों की तरफ से भी, ताकि लोगों को मालूम हो कि जो उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, जो उनका बिहेवियर है, उसका असर लोगों पे क्या हो सकता है और उसकी वजह से ये क्यों जुर्म बनाया गया है।
है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से इसको जो है मीडिया लिटरेसी या इंटरनेट लिटरेसी कहा जाता है। ये स्कूलों में भी पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो सारी हमारी छोटी जनरेशन से बड़े तक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी को सिखाया नहीं जा रहा कि क्या तरीका है, क्या रवायात हैं, क्या तौर तरीके हैं आपके सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के। तो हम लोग इतने मनफी क्यों होते जा रहे हैं उसामा, कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई चीज अपलोड होती है तो पूरे सोशल मीडिया पर जितने भी लोग होते हैं उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो क्या या ये सिर्फ सब चीजें पाकिस्तान में ही होती हैं या बाकी हर जगह पे भी ये चीज हो रही है? ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अच्छा। इंटरनेट में जिस तरह आपने कहा बहुत ज्यादा फवायद है, लेकिन इसमें एक जो पहलू है इसका वो ये है कि आप खुद नजर नहीं आ रहे होते, आप एक प्रोफाइल के पीछे छुप जाते हैं, और उस प्रोफाइल के पीछे छुप के आपके अक्सर लोगों के दिल में जो आता है वो कहना शुरू कर देते हैं, और अक्सर लोग जो है इसकी वजह से काफी मसले में भी पड़ जाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कुछ स्टूडेंट्स थे कुछ यूनिवर्सिटीज के जो इस तरह की मनफी कमेंट्स, बहुत गंदे किस्म के कमेंट्स कर रहे थे सोशल मीडिया पे, सेलिब्रिटीज के प्रोफाइल्स पे, जर्नलिस्ट के प्रोफाइल्स पे, और फिर उन्होंने क्या किया कि उनका मालूम किया, उनके प्रोफाइल पे लिखा था कि ये कहाँ पढ़ते हैं, वहाँ शिकायत की, सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, और फिर उस यूनिवर्सिटी ने उस तालिबे इल्म को जो है फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। इसी तरह एक बैंक में कोई काम करता था, उन्होंने कुछ गाली गलौज सोशल मीडिया पे ज्यादा की, तो जिनके खिलाफ की थी उन्होंने जो है वो कंप्लेन की, फिर बैंक ने उनको जॉब से निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज अगर हो तो वो फिर लोगों को नजर आएगा कि अच्छा, अगर जो हमारे गलत इक़दामात हैं सोशल मीडिया पे, उसका एक कॉन्सिक्वेंस, उसका एक नतीजा हो सकता है हमारे खिलाफ भी, और इस वजह से हमें एहतियात करनी चाहिए ऑनलाइन। तो मेरे ख्याल से कुछ तरीके हैं लोगों को जरा ये आगाही करने के या उन्हें बताने के कि उनकी एक पनिशमेंट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से उसामा ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के आदाब सीखने की जरूरत है कि किस तरह यूज करना है, उधर क्या चीजें डालनी है, और किस तरह लोगों को आप लोग उनको प्रॉपर्टी अपनी नहीं समझ सकते, तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आप जिस तरह ये शो कर रही हैं इसी तरह के और शोज हों, इन पे जो है बात हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचे। कि आप सोचें, आप जब सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं उसका क्या असर हो सकता है किसी और पे, और उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, आपकी जॉब, आपकी तालीम, आपके ऊपर FIR, आपके ऊपर पर्चा, पुलिस की कार्रवाई, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ माइंड में रख के जो है लोग सोशल मीडिया पे लिखें। और दूसरा एक बुनियादी एक चीज है कि आप एक इंसान के तौर पे ऐसी बात लिखें कि जो अगर आपको कोई कहे तो आप ये सोचें कि आपको ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और उसी रवैये से फिर आप औरों के साथ भी जो इंटरेक्शन है सोशल मीडिया पे इस बुनियाद पे रखें। और दूसरा हमने देखा है उसामा कि खवातीन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। खवातीन अपनी कोई राय का इजहार करती हैं या कोई मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पर तस्वीर ही अपलोड करती हैं तो उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाता है कि ये तो इस तरह के, इस तरह तनकीद इतनी की जाती है, ट्रोलिंग इतनी की जाती है कि वो बेचारियां, उनको फिर सोशल मीडिया खत्म करना पड़ता है अपना। तो क्या कोई रेगुलर जो है वो बॉडी नहीं है कि उनको वो चेक एंड बैलेंस किया जाए? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि खवातीन का सोशल मीडिया पे इस्तेमाल जो है ज्यादा उनके लिए फिर आगे ट्रोलिंग और उसका जो है सामना करना पड़ता है, रिएक्शन का। और जिस तरह आपने कहा, अभी देखें पाकिस्तान में अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो जो मेजॉरिटी जो खवातीन है वो अपनी तस्वीर, प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाती, और इसकी वजह यह है कि उसकी वजह से फिर लोग उनको बहुत ज्यादा हरासा भी करते हैं सोशल मीडिया पे। कुछ लोग हैं जो अपने प्रोफाइल सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह जो है इस तरह के रखते हैं ताकि कोई गैर लोग जो है उनको मैसेज या वो ना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इदारा जो है FIA ही है, ठीक है, और मेरे ख्याल से FIA की कारकर्दगी जो है वो ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PICA का जो कानून लाया गया था 2016 में, तो हमें यही बताया गया था कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी बहुत कम एक्शन लिया जाता है, और खवातीन को जो है इसमें फैसिलिटेट करने की ज्यादा जरूरत है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि खवातीन अफसरान जो है FIA में मौजूद हो, ताकि जो खवातीन जिनके मसाइल होते हैं वो दूसरी खवातीन के पास ही जाके उनको कंप्लेन कर सकें, ताकि उनको एक बेहतर रवैये का सामना मिले। क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो खवातीन के मसाइल को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकते जो खवातीन समझ सकती।
चाहिए। तो एक तो ये होनी चाहिए, दूसरी FIA में जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि खवातीन के साथ किस तरह रवैया करना है, उनके क्या मसाइल हैं। जिस तरह आपने कहा, अक्सर FIA के पास जब लोग जाते हैं, उल्टा उन्हीं पे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि आपने तस्वीर लगाई, आपने ये बात की, उन्हीं को ब्लेम करना शुरू किया जाता है। और ये कानून के भी खिलाफ है। और इसके लिए खास एक बहुत अच्छी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कल आई है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की है कि खवातीन के ऊपर जब रवैया होना चाहिए पुलिस का और जजेस का, जुडिशरी का, वो उनकी कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। उनको जो अदलिया की तरफ से जो जस्टिस के लिए वो आती हैं, वो जस्टिस ही देना चाहिए, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए। और ये मेरे ख्याल से FIA के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट और वो है कि आप खवातीन को फैसिलिटेट करें और उनके केसेस को आप संजीदगी से सीरियसली लें। ये नहीं कि आप उनको उल्टा ब्लेम करना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही है, रवैये चेंज करने की ज़रूरत है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मुझे तो ये लगता है उसामा। और एक दूसरा ये भी है, जिस तरह आप बता रहे थे कि बहुत से लोगों ने अपने फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं जिसपे उनकी DP भी नहीं शो हो रही होती, उनके नाम भी असली नहीं होते। तो क्या जो ये सोशल मीडिया कंपनीज है, जब उनको पता चलता है तो ये इनके अकाउंट्स बंद कर देते हैं कि नहीं? तो फेसबुक पे जो है आप कोई फेक आइडेंटिटी नहीं इस्तेमाल कर सकते। फेसबुक पे आप अपना असली नाम ही इस्तेमाल कर सकते। मेरे ख्याल से तस्वीर भी आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर कोई और आपकी तस्वीर लगा के प्रोफाइल बना रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं फेक प्रोफाइल या आइडेंटिटी पे, और अक्सर फिर ऐसे प्रोफाइल हटाए जाते हैं। लेकिन ट्विटर और इंस्टाग्राम आपको जो है ये ऑप्शन देता है कि आप अपना असली नाम ना इस्तेमाल करें, आप कोई और नाम इस्तेमाल करके अनोनिमस वो प्रोफाइल भी बना सकते हैं। और उससे जो है फिर अक्सर मसाइल आते हैं। लेकिन अगर वो अनोनिमस प्रोफाइल भी जो ट्विटर के या इंस्टाग्राम के जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके अपने रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं। अगर उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप उनको बेशक रिपोर्ट कर सकते हैं, और अक्सर इन रिपोर्ट के नतीजे में इन प्रोफाइल्स को या हटाया जाता है या उनकी पोस्ट को हटाया जाता है। और दूसरी जानिब उसामा, एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ पर नौजवानों को ये दरपेश आ रहे हैं मसले, वहाँ पर सहाफ़ियों को भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मसले हो रहे हैं कि अगर वो कोई खबर शाया कर देते हैं, खबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, तो जो पॉलिटिकल पार्टी इसके कारकुन होते हैं वही उनको गालम गलोच का निशाना बनाते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सियासी पार्टीज भी इन कल्चर की जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला। अक्सर हर दूसरे दिन हम ट्विटर पे देखते हैं ट्रेंड चल रहा होता है, एक मीडिया हाउस को गालियां दी जा रही होती हैं, जर्नलिस्ट को गालियां दी जा रही होती हैं। जिस तरह आपने कहा, इसका यही बुनियादी मसला है जो बर्दाश्त और टॉलरेंस का है। तो एक जमहूरी माशरे में एक सहाफ़ी का ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जिम्मेदारी बनती है कि सहाफ़ी जो फैक्ट्स हैं उनको रिपोर्ट करें, जो न्यूज़ है उनको कवरेज दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह गैर जमहूरी तौर तरीक़ों से उनको खामोश करने की जो है कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप देखें, हमारा जो आइन है, आर्टिकल 19 जो है उसका जो बुनियादी हुकूक हमें देता है, तो आर्टिकल 19 जो प्रेस फ्रीडम है, जो मीडिया की आज़ादी है, उसकी गारंटी भी देता है। और इसमें मेरे ख्याल से हुकूमत भी एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बना रही है जिसमें जर्नलिस्ट को कानूनी तौर पे भी प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन इसमें ज़रूर उन्हें ये डालना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, और ये हमने हुकूमत की तरफ से देखा है, रियासत की तरफ से देखा है, हमने सियासी पार्टियों की तरफ से देखा है, जो उनको टारगेट किया जाता है। और ये पूरे पाकिस्तान में फिर जो हमारा आर्टिकल 19A है जो राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, हमें हक देता है कि हमें मालूमात हमारी तक जो है मुयस्सर हो, उसका भी एक हक को इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी मीडिया जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जॉब और अपनी रिपोर्टिंग जो है सही तरह से नहीं कर सकती, उन पे अगर कतगने लगाई जाती हैं, और ये कतगनों का ही तरीका है तो जिसमें सेंसरशिप शुरू हो जाती है, तो कल को फिर सहाफ़ी कहते हैं अच्छा मुझे जो है शायद इस मौजू पे रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर गालियां बहुत पड़ती हैं, हालांकि वो रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची होगी। तो इस पे जो है मेरे ख्याल से हुकूमत का रवैया जो है पहले सही होना चाहिए, और फिर सियासी पार्टियों का भी रवैया सही होना चाहिए। तो सियासी पार्टियां देखें, अगर उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है तो उनके फेवर में भी रिपोर्टें अक्सर आती हैं, तो ये तो होता रहता है सियासत में। तो ये इनको जो है अपनाना चाहिए इस फैक्ट को, बजाय ये कि ये उन सहाफ़ियों की जिंदगी जो है फिर रिस्क में डाले।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद थे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट थे एंड एक्टिविस्ट थे, और हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया ट्रोलिंग के हवाले से कि आजकल जो भी है सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ अपलोड कर दी जाती है, वो चाहे कोई अहम शख्सियात हो या कोई भी आम आदमी हो, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसको ट्रोल किया जाता है, और इतना ट्रोल किया जाता है कि अगला नफसियाती तौर पर इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो सोशल मीडिया छोड़ने के दहाने पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी हुकूमत को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, FIA को जिसके अंदर ये सब कुछ आता है उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो है अपनी भी ज़िंदगी संवारें और बाकी सबका भी ख्याल रखें। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब कुछ बात करते हैं जनाब सूफी म्यूजिक के हवाले से। तो कवाली हमारे खित्ते यानी बरसगीर से शुरू होने वाले सूफी म्यूजिक की एक किस्म है जो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। कवाली को रूह की सरशारी का वसीला भी कहा जाता है। कवाली नई नस्ल का पसंदीदा म्यूजिक भी बनता जा रहा है। कवाली मौसीकी की एक मुश्किल सिन्फ है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कई ऐसे नामवर कवाल मौजूद हैं जो इस फन की तरवीज कर रहे हैं। हमारे साथ भी आज एक ऐसे ही बैनुल क़ौमी शोहरत याफ्ता कवाल मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कवाली के फन फैला रहे हैं। वैसे तो वो लंदन में मकीम है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कवाली की दुनिया के बहुत बड़े नाम उस्ताद लताफत हुसैन खान के साहबजादे उस्ताद हाजी अमीर अली खान साहब, और उनके हमनवा भी हैं। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं सबसे पहले आपका थैंक यू बोलूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और दुनिया टीवी का थैंक यू वेरी मच सर। आपकी हमारे लिए बहुत एक बड़ा एजाज है कि आप यहाँ पर आए हैं और हमें आपने वक्त दिया है। सुबह सुबह हमने आपको डिस्टर्ब कर लिया, लेकिन हम चाहते थे कि जो लोग हैं वो देखें कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो पाए जाते हैं। और सर मुझे बताइएगा, अगर बात की जाए तो कवाली कब से स्टार्ट किया आपने? कवाली मैंने स्टार्ट की अबाउट 10 ईयर्स, जब मैं 10 ईयर का था। अच्छा। तो मैंने अपने भाई साहब के साथ, मेरे भाई साहब हाजी इंसार हुसैन खान साहब, ठीक है, जिनके साथ हमने रह के उनकी संगत की, साथ साथ सीखा। तो उसके बाद फिर लंदन शिफ्ट हो गए। 20 ईयर की एज से जो हम लंदन शिफ्ट हो गए। ठीक है। 32 ईयर्स से मैं लंदन में हूँ। लंदन में है, ठीक है। और लंदन में अल्हम्दुलिल्लाह कवाली करी है, कवाली सिखाते हैं। ठीक है। सूफी एकेडमी है मेरी। ठीक है। और वहाँ आपका दुनिया चैनल जो वो ऑलवेज हमें फॉलो करता है। अच्छा। जी हाँ, वहाँ के जो मेरे यूनिवर्सिटीज के शो होते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, LSE यूनिवर्सिटी एंड स्वेस यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 20 यूनिवर्सिटीज में मैं कवाली करता हूँ। सर, वहाँ पर कितनी पजीराई मिलती है इस फन को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी ऑडियंस है हमारी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहीं के होते हैं जो वहाँ पे, तो वो लोग कवाली को बहुत फरोग देते हैं। और कवाली बहुत ज्यादा इस टाइम में जो है कवाली माशाल्लाह बहुत ज्यादा उरूज पे है। और हम देख भी रहे हैं जो नौजवान नस्ल है वो इस साइड पे बहुत ज्यादा उनका रुझान है कवाली की जानिब। क्यों, क्या वजह है इसकी, क्या कहेंगे आप? सूफी इकराम का जो पैगाम है वो है इसमें। अब इसको आप ये देखें कि इसमें सूफीज़्म के में जो है गोरे हों, काले हों, पूरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी मजहब से का ताल्लुक नहीं है। वो इसके पोइट्री नहीं समझते, लेकिन इसका म्यूजिक जो चलता है, जो सर्कल मतलब बनता है। भी आप जैसे 32 साल से यूके में मकीम है, तो गोरे भी हमारे म्यूजिक को पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिसमें अच्छा। गोरे भी हैं, इंडियन है, अपने पाकिस्तानी है, और सिख बिरादरी भी है, उसमें श्रीलंकन भी हैं मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है। वो लोग सीखते हैं, उन्हें मैं सिखाता हूँ। क्योंकि मैंने एक बुजुर्गों के एक पैगाम पहुँचाना है कि सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने को लगा रहा हूँ तेरी राह पे जमाने को। तो सूफी इकराम का जो पैगाम है वो दे रहे हैं। मेरे वालिद साहब के शागिर्द गुलाम फरीद साबरी कवाल थे। ठीक है। मेरे वालिद साहब उस्ताद लताफत हुसैन खान, जो कि बहुत बड़े उस्ताद थे, और उनके शागिर्दों में से जनाब नौशाद अली मौसीकार आजम जो बॉम्बे के बॉलीवुड के, वो उनके शागिर्द थे मेरे वालिद साहब के। और बस मैं थोड़ा सा, क्योंकि वालिद साहब से
सीख नहीं पाया, भाई से सीखा, भाइयों से सीखा है, अच्छा। जो भी किया। तो उसके बाद फिर अपने कवाली का हाँ 32 ईयर से माशाल्लाह यूके में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान जब भी आते हैं लाहौर से बहुत मोहब्बत ही मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि लाहौर हमारी जो है। आपका ताल्लुक सर लाहौर से ही है? जी जी, मेरा ताल्लुक लाहौर और से। ऐसे ही है जी, लाहौर जिसके दिल में बसता है ना वो फिर कहीं का नहीं बिल्कुल। रहता, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, ये बात जो है ना कि लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखी है, जमे हाँ, नहीं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। मैं फिर दोबारा से जमने आया हूँ सर क्या सुनाएंगे हमें आप? क्योंकि सुबह का टाइम है, जी तो सुबह के लिहाज से मैं एक नात है वो सुनाता हूँ। जरूर जरूर। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया, सवेरे सवेरे ये किसने पुकारा, मोहम्मद मोहम्मद ये किसने पुकारा, मोहम्मद मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया, सवेरे सवेरे किसने पुकारा, मोहम्मद मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया, सवेरे 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 ये किसने पुकारा, मोहम्मद मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया, सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया, सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया, सवेरे सवेरे ये किसने पुकारा, मोहम्मद मोहम्मद ये किसने पुकारा, मोहम्मद मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया, सवेरे सवेरे ये किसने पुकारा, मोहम्मद मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया, सवेरे सवेरे। हुए हक रुखसत चाहे अंबिया जब कहे ये खुदा ने कि महबूब मेरे अभी दीद हजरत तो निकली नहीं है, अभी दीद हजरत तो निकली नहीं है, चले जाइएगा सवेरे सवेरे, अभी दीद हजरत निकली नहीं है, चले जाइएगा सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया, सवेरे सवेरे। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत Thank शुक्रिया you, सर आपका, thank बहुत you. शुक्रिया आपका। मुझे सर बताइए, जिस तरह आप बता रहे थे कि 32 साल हो गए हैं आपको बाहर मकीम है आप यूके में, तो कितना फख्र महसूस होता है पाकिस्तानी होते हुए बाहर बैनुल-अक़वामी सतह पर आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने घराने का नाम रोशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद फिर जो काम मैं कर रहा हूँ कि बुजुर्गान दीन का जो काम है, हजरत बाबा बुल्ले शाह का, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत दाता के बख्श का जो कलाम है, जो ये सब है, इसको पेश करने में बहुत फख्र महसूस होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और बेशक। हमारे मुल्क का जो एक नाम है पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड के पाकिस्तान का कवाली में वर्ल्ड वाइड कोई सानी नहीं है, बेशक बिल्कुल, ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर और हम जी इसका जी जो खास जो इसका वो जाता है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है साबरी ब्रदर साहब, अजीज मियाँ, जी। बड़े बड़े कवाल जो हमारे गुजरे हैं, जिन्होंने इस काम की सनद की है। मतलब
इस वजह से फिर जो माशाल्लाह अब जो लोग आ रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने उसको बड़ा आगे बढ़ाया माशाल्लाह। राहत फतेह अली खान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। अमजद साबरी, हाँ जी, तो उसकी वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा वो रहा है। और पूरी दुनिया में ही कव्वाली को बहुत सराहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मुझे बताइए, अगर आप पीछे चला जाए, आपके बचपन में चले जाएं, तो आपकी कौन सी उम्र में आपने पहली अपनी कव्वाली गाई थी? पहले मैं 10 से 11 साल की उम्र थी। स्टार्ट जाहिर आपने बात है कर दिया था। जी जी, हाँ। तो भाइयों के साथ बड़े भाई हमारे हमें ट्रेन किया करते थे। तो उस वक्त ये होता था किसको गा रहा हो, चलो भाई आप उसको गाओ, ताकि हौसला खुले बच्चों का। ठीक है। तो मैं अजीज मियाँ को भी गाता था। अच्छा। तो अजीज मियाँ की नबी नबिया गाती तो उसके लोग, हाँ। तो इस तरह मतलब फिर थोड़ा सा जो फिल्मी गाने वगैरह होते वो भी गा लिया करते थे। लेकिन अच्छा। जो रुझान जो था वो फिर जो जब थोड़ा होश आया तो कव्वाली तब लगा। अच्छा। और फिर कव्वाली की तब रुझान जब लगा तो फिर हमने कव्वाली को। तो इंस्पिरेशन कौन थी आपकी, किसको ज्यादा सुनते थे आप कव्वाली में? कव्वाली में तो उस वक्त साबरी साहब थे, गुलाम साहब हाँ। कव्वाल, मकबूल साबरी कव्वाल, उसके बाद फिर अजीज मियाँ थे, फिर खान साहब नुसरत फतेह अली खान जब आए तो वो माशाल्लाह टॉप ऑफ द रेंज के हर उस पे आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही और कव्वाली के यही 3 रंग हैं जिनको अगर आदमी समझ ले, एग्जैक्टली, आपको पता चल जाएगा कि ये फन कैसा है और कितना खूबसूरत फन है। तो सर मुझे बताइएगा, अगला कलाम कौन सा आप हमें सुनाने वाले? अगला मैं अमीर खुसरो का कलाम सुनाऊं आपको, या आप जो आपने कहा ताजदर हरम सुनाऊं, क्या सुनाऊं? आप जो भी सुनाना चाहते हैं हम सब सुनेंगे आज आपसे। क्या सुनना चाहते हैं हमसे? आप ताजदर हरम अमीर खुसरो का सुना। अमीर खुसरो का। जी। अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, कहती है अपनी छवि बनाई के तो जो मैं पी के पास गई कि मैं बंद संवर के। ठीक है। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं जी। अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, अरे जब छब देखी पीयू की मैं तो अपनी भूल गई। वाह वाह। कि छाप तिलक सब थी नीरे मोते नैना मिला के, छाप तिलक सब थी मिलाई के, छाप तिलक सब थी वो नीरे मोते नैना मिलाई के, नीरे मोते नैना मिलाई चाप तिलक। ये बात नैना बलमा ने मोते सजना ने मोते मोते नैना नैना मोते नैना नैना मोते नैना 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 मोते नैना नैना मोते नैना 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 मोते नैना मिलाई के, नैना मिलाई के सहना चलई के, नैना मिलाई के ओ बेला चलई के, नैना मिलाई के सहना चलई के, बाती अधम कह दी नीरे मोते नैना मिलाई के, नीरे मोते नैना बलवाने मोते नैना नैना मोते नैना नैना मोते नैना नैना मोते नैना मोते नैना नैना मोते नैना नैना ओ नैना
सजना ने मोसे नैना बलमा ने मोसे नैना 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 दो नैना। हाँ जी, बात नैनों की है। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें याद थे बेहद जादू, कुछ तो ऐसे थे याद थे बेहद जादू, कुछ तो ऐसे थे, कुछ तो ऐसे थे जिन्हें याद थे बेहद जादू। ना चला फिर न चला, ना चला फिर न चला मुझ पे किसी का जादू। तेरी नजरों ने खुदा जान किया क्या जादू। ना रहा दिल पे ही अपने ये मेरा अब काबू जी। मोसे नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के चाबी जिंदगी कभी थी रे मोसे नैना मिलई के नैना मिलई के। बहुत ही खूबसूरत Thank you. माशाल्लाह। सर मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कि कव्वाली का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप पाकिस्तान में या कव्वाली का पर bright- देखें तो क्या कहेंगे आप? वेरी ब्राइट, बहुत अच्छा। यस ब्राइट है इसका, और बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और नस्ल दर नस्ल इंशाल्लाह ये, क्योंकि बुजुर्गों का कलाम है, बुजुर्गाने दिन का काम है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है बॉलीवुड हो या कुछ भी हो, जहाँ पे भी हो सब यही हाँ है। जी, हाँ जी। कव्वाली के बगैर कोई भी और हमारी ही कवालियां जी, जी, यूज जी। की जाती है हमारी वहाँ कव्वाली, पर, बिल्कुल। ऐसे ही है। बिल्कुल। हाँ सर, यहाँ पर मैं अपने नाजरीन से अल्लाह हाफिज कहूंगी और मैं फिर आपके पास आऊंगी और आपने हमें दोबारा से एक कलाम सुनाना ठीक है, है। ठीक है जनाब, आज मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा जो आज का प्रोग्राम है। इसका फीडबैक देना जरूर हमें दीजिएगा अपने फेसबुक पेज पर जाके कि आपको कैसा लगा। लेकिन जाते जाते हम लोग एक और कलाम सुनेंगे उनसे, और मैं ओवर टू यू उनको कर रही हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू सर। इसमें थोड़ी सी मैंने तरमीम की है। आओ 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 पिया गरिया भुलालिनी मेरा पिया गरिया मेरा पिया गरिया।